आज के मुख्य समाचार। सोलन में 26 से 28 जून तक सजेगा मां शुलूनी मेला। एनसीसी वीक के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रही कैडर अदिति। एकादशी के पावन पर्व पर संजौली चौक में सेवा और श्रद्धा का संगम। वार्ता के बाद ही हड़ताल खत्म करने का लिया फैसला, मानसिंह ठाकुर। मजदूरी घटे, राज्यों पर बड़ा बोझ, अनिरुद्ध सिंह। स्वयंगणना पोर्टल के जरिए नागरिक स्वयं भर सकेंगे अपनी जानकारी। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल तट परिवहन निगम HRTC कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद यूनियन अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि हड़ताल समाप्त करने का निर्णय किसी दबाव या धमकी के कारण नहीं, बल्कि सरकार और निगम प्रबंधन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनने के बाद ही यूनियन ने आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया है। हड़ताल समाप्ति के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मानसिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कई लंबित मामलों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं, जिसके चलते कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला लिया है। मानसिंह ठाकुर के अनुसार बैठक में कर्मचारियों के वित्तीय हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि निगम कर्मचारियों के लंबित भुगतानों को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों के लंबित देयों के भुगतान के लिए 42 से 45 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस राशि में कर्मचारियों के पिछले 12 महीनों के ओवरटाइम भुगतान का बड़ा हिस्सा शामिल है। लंबे समय से ओवरटाइम राशि के भुगतान की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत भरा साबित हुआ है। यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों को मिलने वाली वर्दी से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से परिचालकों, कंडक्टरों को मिलने वाली वर्दी के संबंध में भी यह सहमति बनी है कि सभी पात्र कर्मचारियों को एक वर्दी दे दी जाएगी, ताकि कर्मचारियों को वर्दी संबंधी सुविधा का लाभ मिल सके। हड़ताल के दौरान राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू किए जाने के बाद HRTC में काफी हलचल भी देखने को मिली थी। हालांकि यूनियन का कहना है कि हड़ताल समाप्त करने का मुख्य कारण कर्मचारियों के हितों को लेकर बनी सहमति और सकारात्मक वार्ता रही है। मानसिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बातचीत से ही संभव है और यूनियन ने हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। बैठक में सहमति बनने और हड़ताल समाप्त होने के बाद प्रदेश भर में HRTC की बस सेवाएं फिर से सामान्य रूप से चल रही है। उसके बाद धन्यवाद करता हूं मैं शंकर सिंह ठाकुर का। उन्होंने निरंतर हमारे सपोर्ट की, निरंतर वो हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उत्साह दिया, उसके लिए मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद धन्यवाद करता हूं जॉइंट एक्शन कमेटी रिटायरी का, उन्होंने हमारा समर्थन किया। टेक्निकल यूनियन का उन्होंने हमारा समर्थन किया। उसके बाद मैं प्रदेश की पूरी जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी हमारा पूरी सपोर्ट की। कल शाम को पहले तो वार्ता विफल रही थी, कल शाम को फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री नजीम जी से हमारी वार्ता हुई। लगभग 3 घंटे बात चली और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी मांगों को, हमारी मांगों को माना। लगभग 42 से 45 करोड़ रुपया उन्होंने देने की बात की। उसमें 12 महीनों का ओवर टाइम नाइट है और अगली जो निरंतर देने की बात कही कि आपको एक 2 महीने का दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल रिवर्समेंट का 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ 30 लाख बनता है, वो आज रिलीज हो रहा है। एक वर्दी के पैसे ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिकों को वर्दी मिलती है, इस एक वर्दी के पैसे नकद देने को कहा और एक वर्दी तुरंत हमें मिल जाए। उसके बाद हमारी सीनियर ड्राइवर की और कंडक्टरों की वेतन वृद्धि की बात की, वो सर्विस कमेटी को तुरंत भेजने की शक्ति बनी। उसके बाद प्रमोशन की बात है। हमारी जो जितनी प्रमोशनें हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की है, चाहे इंस्पेक्टर की है, चाहे यार्ड मास्टर की है, इंस्ट्रक्टर की है और CI की है, वो 10 जुलाई से पहले हमें उन्होंने देने की बात कही। और उसके बाद हर जो भी हमारी डिमांड थी 4, 9, 14 को उन्होंने माना कि हम उसको भी बहाल करेंगे। जितनी हमारी डिमांड थी उन्होंने सारी हमारी डिमांड्स को माना
और लगभग 42 से 45 करोड़ रुपया HRTC के कर्मचारियों को उन्होंने दिया। इसके लिए मैं पूरे HRTC के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं और उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश का परिवहन का कर्मचारी खड़ा रहा और उन्होंने अपनी मांग को अच्छे से उठाया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गाए बगाए जो लोग हमारे साथ नहीं थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मिलेगा तो आपको भी साथ मिलेगा। ये सारी बातें रिटर्न में हुई हैं और अभी हमें 12 बजे के बाद या उन्होंने MD साहब ने कहा है कि 2 बजे से पहले आपको रिटर्न हमारे को प्रोसीडिंग मिल जाएगी। और इसमें एक आध मुद्दे और थे, जैसे कंडक्टर को फ्रंट सीट की बात थी, वो 150 किलोमीटर के बाद कंडक्टर फ्रंट सीट पे बैठेगा। हमारी हर बात को जो हमने बोली, मैं मानता हूँ कि पैसा जो था वो कम मिला है, लेकिन सरकार की परिस्थिति, उन्होंने परिस्थिति की बात कही तो हमने भी उनको कोऑपरेट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय नजीब जी का, माननीय डिप्टी CM महोदय जी का, माननीय CM महोदय जी का, माननीय MD महोदय जी का। आप लोगों के तबादले भी हुए थे क्या, उसको भी रद्द करने को लेकर बात हुई? हमने ये बात की है कि जो भी जिस भी कर्मचारी को प्रदेश में कोई चार्जशीट या कोई कुछ ऐसी बात हो, उसके लिए भी उन्होंने हाँ भरी है और कहा भी है। अब वो भी रिटर्न में आएगा, ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली डिमांड थी तो उन्होंने माना है। और रही मेरे तबादले की बात तो इशू ही नहीं है, मैं तो ज्वाइन कर लूँगा। निगम का कर्मचारी को कोई आँच ना आने देंगे, वो यही मैंने बात कही कि निगम के किसी कर्मचारी पे आँच नहीं आनी चाहिए। मेरी ट्रांसफ़र कोई बड़ा इशू नहीं है, वो हम चंबा ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, पूरे संगठनों से, सरकार से, प्रबंधन से कि कहीं गेट मीटिंगों में हमने ऐसा तो कोई गलत शब्द यूज नहीं किया। अगर कोई लगता हो कि किसी वजह से हमारे अब शब्द लगे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता जो हमारी सपोर्ट की, प्रदेश के पूरे परिवहन कर्मचारियों ने हमारी सपोर्ट की, इसके लिए उनका धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन ड्राइवरों ने कल ड्राइवर की भर्ती को आए थे, एक ड्राइवर ही ड्राइवर का बैरी हो जाए, ये तो बड़े दुख की बात है। क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ और एक दूसरे ड्राइवर की रोजी रोटी छीन के मैं उस नौकरी को लूँ, ये तो मेरी समझ से परे था। क्योंकि जब सर्विंग अप्लाई को समस्या थी, प्रॉब्लम थी, तभी तो आवाज़ उठाई थी। तो यही मैं उन ड्राइवरों को, सभी ड्राइवरों को संदेश देना चाहता हूँ। मैं भी ड्राइवर हूँ और निगम प्रबंधन के सभी कर्मचारियों को मैं उनको बधाई देता हूं। आपको 42 से 45 करोड़ मिला है और हमारे को आश्वासन दिया गया है कि आप 3-4 महीने में बाद फिर मिलो, हम आपको 5-10 करोड़ और देंगे। हमारी उप मुख्यमंत्री मोदी जी से कोई वार्ता नहीं हुई। मैं सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्पष्ट कहेंगे कि धमकी हमें किसी भी आदमी ने ना दी ना हमने। हम अपनी मांगों को लेकर अड़िग थे और सरकार और प्रबंधन जो था वो अपने उस पर अड़िग थे। और जैसे ही वार्ता के जो भी द्वार खुले, हमने वार्ता की और हमारी वार्ता जो सफल हुई, इसलिए हमने कॉल ओवर टाइम नाइट जो है, इन्होंने कहा है कि 10 तारीख से पहले हम आपको ओवर टाइम नाइट देंगे। मेडिकल रिप्लेसमेंट का आज निगम के कर्मचारियों के खातों में आज ही यहाँ से लिमिटेड 12 बजे के करीब चले जाएगी। वो मेडिकल रिप्लेसमेंट का जिसका बनता होगा वो आज ही मिल जाएगा। और एक वर्दी के जो नकद पैसे हैं वो भी इन्होंने कहा कि 10 से 15 तारीख के बीच जो भी वर्दी के पैसे बनते हैं वो भी मिल जाएंगे। और पूर्ण रिटर्न में इन्होंने दिया है। अगर रिटर्न से भी ऐसा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी ऐसा हुआ नहीं। जो बात हुई है वो पूरी होगी। मैंने इतना भी प्रबंधन को और सरकार को हमने आश्वस्त कराया है कि कोई बात नहीं, 10 तारीख बोला है, 2-3 दिन हम और वेट करेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारी है, प्रबंधन भी हमारा। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों और योजना का नाम बदलकर विकसित ग्रामजी किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना राज्य से कोई सलाह मशवरा किए
योजना का स्वरूप और वीडियो ढांचा बदल दिया गया, जिसका सबसे अधिक असर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों पर पड़ेगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा देश के ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक जीवन रेखा के समान रही है। यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों से योजना की मूल भावना प्रभावित होगी और राज्यों पर अतिरिक्त वीडियो दबाव पड़ेगा। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि अब तक मनरेगा के तहत होने वाले व्यय का पूरा वहन केंद्र सरकार करती थी, लेकिन नए प्रावधानों के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए खर्च का अनुपात 90.10 और अन्य राज्यों के लिए 60.40 निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से हिमाचल प्रदेश पर हर वर्ष लगभग 164.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वीडियो बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान रोजगार सृजन स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करीब 12.54 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। उनके अनुसार यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां पहले से ही विकास कार्यों की लागत बढ़ा देती हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र सरकार पर मजदूरों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह देश के विकास में पहली बार हुआ है जब मजदूरी बढ़ाने के बजाय घटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने स्तर पर मनरेगा मजदूरों को 320 रुपए प्रतिदिन तक की दिहाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जबकि नए प्रावधानों के तहत गैर जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी घटाकर 247 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकारों को मजदूरी में अतिरिक्त राशि टॉप अप देने की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब इसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे मजदूरों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आकर्षण क्षमता कम हो सकती है। अरे जो है, क्योंकि मुझे नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है, लोगों को क्यों बांध रहे हैं, और क्योंकि इसके जो बड़ा पोर्शन है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी फाइनेंशियल बर्डन जिसको बोलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर धकेल दिया है। पहले जैसे मैंने बताया 100% ये हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलता था ग्रांट, अभी 90-10 जो है हिली स्टेट्स के लिए कर दिया गया है, 60-40 जो है वो अदर स्टेट्स के लिए किया गया है। उत्तरांचल, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90-10 का रेशियो उसमें रखा गया है। जैसे कि मैंने बताया डिमांड बेस्ड स्कीम थी, जो कि फाइनेंशियल लायबिलिटी जो थी वो सेंटर के पास ही थी और स्टेट्स के पास तो बहुत कम खर्चा हुआ करता था। इससे पहले शुरू करने से पहले कोई भी स्कीम अगर शुरू करते हैं या कोई बदलाव करते हैं, जैसे जीएसटी आया था तो तभी सभी स्टेट्स से जो है बैठक करी गई थी, उनके व्यूज लिए गए थे, उनके सुझाव और वो इम्प्लीमेंट करे थे। लेकिन इसमें एक ही दिन के अंदर उन्होंने सोचा और बिना सोचे समझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। किसी भी स्टेट से राय मशवरा नहीं लिया गया। पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउस होल्ड को दी गई थी। अभी बोल रहे हैं हम लोग कि 125 दिन की हमने कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। बट जो फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर होगा उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही। जो एलोकेशन है उसकी बात भी नहीं कर रही है कि हम कितना एलोकेशन करेंगे। इस साल जो है 1203 करोड़ रुपए का, आपको पता है 1203 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने रखा है, परंतु ये बजट केवल मात्र मैं समझता हूँ कागजों के अंदर एक बोलने के लिए रखा है। अगर फंडिंग पैटर्न की हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया पहले 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड करती थी, अभी 90-10 का जो है रेशियो बढ़ गया है। और सबसे ज्यादा फर्क क्या है, आपको सभी को पता है कि हम लोग 320 रुपए की दिहाड़ी जो है वो हम लोगों को दे रहे थे, टॉप अप दे रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट टॉप अप दे रही थी, हिमाचल प्रदेश सरकार। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बारी बजट में 60 रुपए बढ़ाए, बजट में 20 रुपए बढ़ाए। पहले 247 नॉन ट्राइबल एरिया के लिए थी, 309 रुपए ट्राइबल एरियाज के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर हो गया। हम लोग जो है 320 रुपए सबको दिया करते थे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने खाते से देती है। अब इन्होंने वो बांध दिया है, कहीं इन्होंने ऑप्शन ही नहीं रखा है कि हम टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट टॉप अप कर सके। अभी जो सेंट्रल रेट आए हैं वो नॉन ट्राइबल एरिया के लिए 247 रुपए, मतलब लोगों को दिहाड़ी भी अब कम मिली, 320 से घट के
ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, पहली बार कि कोई सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, लोगों की दिहाड़ी बढ़ाने की बजाय दिहाड़ी जो है वो घटा रही, कम कर रही है। अब लोगों को 247 रुपये मिलेंगे और ट्राइबल एरियाज में 309 रुपये मिलेंगे। और कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कही है कि हम लोग टॉप अप कर सकें, उसमें हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है उसमें। गवर्नमेंट अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी जो वेजेस जो हैं बीबी ग्राम जी में, अभी तक कुछ नहीं। जो अभी तक सेंटर में जो पिछले हमारे पैसे देने हैं बकाया लोगों के, जो दिहाड़ी देने हैं, करीबन 20 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है अभी तक जो मनरेगा के स्टाफ की है। मैं आपको बताना चाहूँगा फरवरी के बाद चाहे वो हमारे मनरेगा का जो स्टाफ है, GRS हैं जिन्होंने अपने परिवार पालना है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जूनियर अकाउंटेंट है, इन लोगों के बकाया राशि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीबन 20 करोड़ रिलीज नहीं की। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने बार बार चिट्ठियाँ लिख के, मीटिंग्स करके ये रेज किया है, परंतु अभी करीबन 1194 मनरेगा के स्टाफ को अभी तक हम फरवरी के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से हम लोग पैसे नहीं दे पाते। फंडिंग पैटर्न जो रहेगा वो मैंने बताया 90-10 का रहेगा। मटेरियल जो मटेरियल शेयरिंग है, मैं बताऊँ जो मटेरियल कंपोनेंट होता है, पहले 75-25 था, उसमें भी थोड़ी जिसको राहत जिसको बोल सकते हैं एक मटेरियल कंपोनेंट में, जो कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, उसमें 90-10 किया गया है। इसमें थोड़ी सी बचत होगी स्टेट गवर्नमेंट की, पर जो लायबिलिटी ऑन वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो कंपोनेंट जो है हमारे को ज्यादा बियर करना पड़ेगा। जो हमारा अगर मैं बोलूं एस्टिमेट लायबिलिटी जो है बीबी ग्राम जी में, ओवरऑल जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है हिमाचल प्रदेश की, अगर मैं आपको 250 लाख मैंडेज की बात करूं, करीबन 164.63 करोड़ रुपए हमारे को एस्टिमेटेड लायबिलिटी हमारे को स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बेयर कर 90-10 के रेशियो में। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, डिमांड ड्रिवन जिसको बोलते हैं, हालांकि डिमांड ड्रिवन ये है नहीं, नया सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर में मैं भी आपको आगे बताऊंगा क्या क्या वो लोग लाने जा रहे हैं। और जो अभी करंट 164 करोड़ रुपए 63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लायबिलिटी पड़ेगी, एडिशनल बर्डन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12.54 करोड़ रुपीस एनुअली ऑन द करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बोझ आने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि स्टेट की एलोकेशन 0.914% का जो एनुअल इनका बजट होगा 0.914% वो हमारे को दी, जो कि करीबन मैं समझता हूँ 220 से 230 लाख मैंडेज जो है वो रहेगा। अभी हम 395, पिछले साल हमने 395 लाख मैंडेज हमने जो है टारगेट अभी तक हमने पूरा किया है, जो अभी तक का डाटा हमारे पास है। और अगर ये एलोकेशन जो अगर ये कम होती रही तो नेचुरली स्टेट में जो लोग हैं, तो मनरेगा केवल मनरेगा ही उनका सहारा है, हिमाचल तो है ही, और स्टेट्स के अगर मैं लूँगा जो गरीब स्टेट्स हैं, अगर हम बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात करें जहाँ गरीबी है, जो कि लोग मनरेगा एकमात्र सहारा उनका है, तो वो लोग पुनः जो है दिहाड़ी लगाने पे दूसरी स्टेट्स में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर एक्चुअल डिमांड जो है, अगर मैं बात करूं एलोकेशन हम एक्चुअल डिमांड पे करेंगे, ऑल एक्सेस एक्सपेंडिचर विल बी ऑन द स्टेट, जो हमारी स्टेट पे आएगा वो करीबन 800 से 1000 करोड़ रुपए पर ईयर आएगा। अगर हम एक्चुअल हम देखें 250 लाख मैंडेज से, जो स्टेट है ऐसा अभी परसेप्शन है जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है, जो हमारी स्टेट है जो एक्चुअल डिमांड है उससे हमारे को कम पैसे जो है रिसीव होंगे।
धार्मिक आस्था, सेवा भावना और सामाजिक सरोकार का अनूठा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शिमला के संजौली चौक स्थित स्थानीय दुकानदारों द्वारा श्रद्धालु, राहगीरों और आम नागरिकों के लिए फल वितरण एवं शरबत सेवा शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से शुरू हुई इस सेवा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आयोजन की सराहना की। भीषण गर्मी के बीच ठंडे शरबत और ताजे फलों की व्यवस्था लोगों के लिए राहत का माध्यम बनी। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष महत्व रखने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित रहता है और धार्मिक ग्रंथों में इसे सबसे अधिक पुण्यदायी व्रतों में शामिल किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, वह यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस दिन देश भर में श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर व्रत रखते हैं और दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली भीमसेन के लिए नियमित रूप से सभी एकादशियों का व्रत करना संभव नहीं था। तब महर्षि व्यास ने उन्हें केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने का सुझाव दिया था, जिसके पालन से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। तभी से इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली यह एकादशी गर्मी के चरम समय में आती है। ऐसे में धर्म शास्त्रों में जलदान, छाया दान, जरूरतमंदों की सेवा को अत्यंत शुभ एवं फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना, शरबत वितरित करना, जरूरतमंदों की सहायता करना भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। ऐसी भावना को साकार करते हुए संजौली चौक के स्थानीय दुकानदारों ने सेवा शिविर का आयोजन किया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं और राहगीरों की आवाजाही शुरू हो गई थी। दुकानदारों और स्वयं सेवकों ने लोगों को प्रेम पूर्वक फल एवं शीतल शरबत वितरित किया। कई श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद यहाँ पहुंचे और सेवा का लाभ लिया। वहीं कामकाजी लोग, वाहन चालक, विद्यार्थी और अन्य राहगीर भी शिविर में पहुंचकर शरबत और फलों का सेवन करते नजर आए। सेवा शिविर का आयोजन करने वाले दुकानदारों ने बताया कि निर्जला एकादशी केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पर्व नहीं है, बल्कि यह मानव सेवा और परोपकार का संदेश भी देती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना हम सभी का कर्तव्य है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस आयोजन की योजना बनाई ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सेवा का लाभ पहुंचाया जा सके। दुकानदारों ने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग सेवा और दान है। निर्जला एकादशी के अवसर पर जल और शीतल पेय पदार्थों का वितरण करने से जहाँ धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं लोगों को वास्तविक राहत भी मिलती है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भी इस प्रकार के आयोजन जारी रहेंगे और समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक वातावरण भी देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत की महत्ता पर चर्चा की और समाज में सेवा भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। कई लोगों ने कहा कि वर्तमान समय में ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करने और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। सेवा शिविर में पहुंचे लोगों ने आयोजन की प्रशंसा की। उनका कहना था कि गर्मी के मौसम में सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्था लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। विशेषकर बुजुर्गों, यात्रियों, दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकले लोगों को इससे काफी राहत मिलती है। लोगों ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि धार्मिक पर्वों पर सेवा कार्यों का आयोजन समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। देश में जनगणना प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जब नागरिक स्वगणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जनगणना संबंधित जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था को लेकर हमीरपुर के उपायुक्त गंधर्व राठौर ने कहा कि यह पहल जनगणना प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ने के साथ साथ नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उपायुक्त गंधर्व राठौर ने बताया कि भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक है। बदलते समय और डिजिटल तकनीकों के विस्तार को देखते हुए इस बार जनगणना में कई नई व्यवस्थाएं शामिल की गई है, जिसमें स्वगणना पोर्टल एक महत्वपूर्ण नवाचार है। इसके माध्यम से नागरिक अपने परिवार और घर से संबंधित जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को अधिक सटीक, प्रभावी और
समयबद्ध बनाना है। नागरिकों द्वारा सीधे जानकारी दर्ज किए जाने से आंकड़ों की शुद्धता बढ़ेगी तथा सूचनाओं के संकलन में लगने वाला समय भी कम होगा। साथ ही यह प्रणाली जनगणना कर्मचारियों के कार्यभार को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगी। उपायुक्त ने बताया कि स्वगणना पोर्टल पर परिवार के मुखिया अथवा अधिकृत सदस्य को आवश्यक विवरण भरने होंगे। इसमें परिवार के सदस्य की संख्या, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, आवासीय स्थिति तथा अन्य निर्धारित जानकारियां शामिल होगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल को उपयोगकर्ता के लिए सरल और सहज बनाया जा रहा है ताकि आम नागरिक भी बिना किसी कठिनाई के अपनी जानकारी दर्ज कर सके। गिरधर राठौर ने कहा कि डिजिटल माध्यम से जानकारी दर्ज करने के बावजूद जनगणना की गोपनीयता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी और उनका उपयोग केवल सरकारी आंकड़ों और नीतिगत योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सही और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि जनगणना के आंकड़े वास्तविक स्थिति को दर्शा सके। उन्होंने बताया कि जनगणना के आंकड़े देश और प्रदेश की विकास योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आवास, रोजगार, सामाजिक कल्याण जैसी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का व्यापक उपयोग किया जाता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले और सही जानकारी उपलब्ध करवाए। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन जनगणना को सफल बनाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाएगा। विभिन्न विभागों, पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों को स्वगणना पोर्टल के उपयोग और जनगणना के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जनगणना कर्मचारियों को भी नई डिजिटल प्रणाली के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसे कि आपको विदित है, सेंसस का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। ये जुलाई तक चलेगा, लेकिन जो पहले 15 दिन है, 1 से लेकर 15 तक, ये सेल्फ एन्यूमरेशन का टाइम है। जो पहला फेज़ है विच इज़ हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो अभी चल रहा है, उसमें आप खुद ही जाकर अपने हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन या अपने घर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आप खुद ही दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आज हमने ज़िला प्रशासन द्वारा एक यहाँ पे छोटा सा एक इवेंट रखा था जिसमें हमने सभी HODs, मीडिया पर्सन्स और बाकी जो विभिन्न ऑफिसर्स के लोग हैं उनको बुलाया था और उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था कि कैसे उन्हें करना है। और उनके साथ मिलके मैंने खुद ने भी आज हमने हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन अपने खुद के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन एक्सरसाइज की है। इसी कार्यशाला में सभी हमीरपुर वासियों से अनुरोध है कि बहुत ही 5 मिनट का सिंपल सा एक्सरसाइज है, सभी ने किया है। आप लोग भी यू गो ऑन द se.census.gov.in जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप खुद सेल्फ एन्यूमरेशन करें ताकि जो डेटा आप अपने हाउस के बारे में दे रहे हैं वो आप एकदम सही दे पाएँ, सटीक दे पाएँ। वंस यू हैव द एक्नॉलेजमेंट नंबर तो आपके घर पे भी उसको वेरीफाई करने के लिए कोई आएगा, लेकिन हमारे भी एन्यूमरेटर्स और जो फील्ड स्टाफ है उनका काम भी कम हो जाएगा सर्वे का। इसीलिए सबसे पुनः निवेदन है कि 15 तारीख तक जो ये सेंसस की सेल्फ एन्यूमरेशन की एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर करें। थैंक यू। जिला शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुल 178 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने इन मामलों में नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में रामपुर पुलिस ने NH 05 पर नाकाबंदी के दौरान एक वाहन से 25 ग्राम चिट्टा बरामद कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जाँच के दौरान पुलिस पंजाब के जीरकपुर तक पहुंची और मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों जिसमें मुख्य सप्लायर भी शामिल था उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे मामले में न्यू शिमला पुलिस ने कलनहुक स्थित एक होम स्टे में छापेमारी कर 16 ग्राम चिट्टा बरामद किया। तकनीकी जांच और बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पुलिस ने मोहाली से एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 162 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एक संगठित नशा तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए थे और शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में चिट्टा की आपूर्ति करते थे। जिला पुलिस ने कहा कि केवल बरामदगी ही नहीं बल्कि पूरे नशा नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर कार्यवाही जारी है। अंतर्गत 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पहले मामले में दिनांक 23/6/2026 को डिटेक्शन सेल उपमंडल रामपुर की टीम द्वारा भैरा खंड सड़क NH 5 के पास गश्त एवं निगरानी के दौरान एक विश्वसनीय सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वाहन को जांच के लिए रोका। वाहन की तलाशी स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में दी गई।
वाहन में 3 व्यक्ति सवार थे, जिनकी पहचान अनिल रिबर्टा पुत्र श्री रूप सिंह निवासी रामपुर, प्रशांत मेहता पुत्र श्री सुरेंद्र मेहता निवासी रामपुर तथा तेजस्वी पुत्र श्री हुकुम सिंह निवासी ननखड़ी, ये 3 व्यक्ति संदिग्ध वाहन में पाए गए। वाहन की तलाशी लेने पर 3 व्यक्तियों से लगभग 25 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इस संदर्भ में रामपुर में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। अभियोग के अन्वेषण के दौरान बैकवर्ड लिंकेज पर गहनता से जांच करते हुए तकनीकी जांच, मोबाइल फोन का विश्लेषण, सीडीआर व आईपीडीआर का परीक्षण तथा वित्तीय अन्वेषण के आधार पर मामले में अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता सामने आई। जांच के दौरान पाया गया कि पूर्व में गिरफ्तार 3 आरोपी उक्त चिट्टे की खेप को नवदीप और पीयूष नाम के व्यक्ति से लेकर आए थे। उन्होंने नवदीप से संपर्क स्थापित किया तथा उसे 11,000 की राशि भी हस्तांतरित की गई है। आगे की जांच में यह भी उजागर हुआ कि आरोपी नवदीप और पीयूष ने आरोपी सचिन गौर के माध्यम से ये चिट्टे की खेप उपलब्ध कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया तथा पुलिस टीम को पंजाब राज्य के लिए रवाना किया गया। विशेष टीम द्वारा दिनांक 24/6/2026 को जीरकपुर से आरोपी नवदीप मेहता तथा डकोली से आरोपी सचिन गौर दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। आरोपी नवदीप मेहता पुत्र श्री पीयूष उर्फ पीयूष पुत्र श्री दीवान मेहता निवासी ननखड़ी हैं तथा वर्तमान में जीरकपुर पंजाब में रह रहे थे तथा आरोपी सचिन गौर मुजफ्फर उत्तर प्रदेश से है तथा डकोली जीरकपुर में रहकर चिट्टा तस्करी का कार्य कर रहे थे। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा मामले में आगामी जांच जारी है। दूसरे मामले में दिनांक 20/6/2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम द्वारा कनलोक क्षेत्र में मादक पदार्थों की रोकथाम एवं गश्त हेतु जब मौजूद थी, इस दौरान एक विश्वसनीय सूचना टीम को प्राप्त हुई, जिसके आधार पर कनलोक स्थित एक होमस्टे पर टीम द्वारा होमस्टे में ठहरे हुए एक संदिग्ध व्यक्ति गोपाल कुमार पुत्र श्री खेड़न कुमार निवासी भटिंडा पंजाब की नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान होमस्टे के कमरे में से लगभग 16 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस संबंध में न्यू शिमला पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में आगामी जांच के दौरान आरोपी से गहन पूछताछ की गई तथा उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल फोन डेटा एवं सीडीआर का विश्लेषण किया गया। तकनीकी जांच एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर एक अन्य व्यक्ति की मामले में संलिप्तता सामने आई। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एक विशेष टीम का गठन कर उसे मोहाली पंजाब के लिए रवाना किया गया। आगामी जांच के दौरान एक अन्य आरोपी गुरबचन उर्फ गुरु निवासी भटिंडा पंजाब, वर्तमान निवासी मोहाली पंजाब की संलिप्तता स्थापित हुई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को 23 जून 2026 को मोहाली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के फ्लैट से आरोपी के कब्जे से 162 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। जांच में यह सामने आया कि आरोपी गुरबचन एक संगठित चिट्टा तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ये चिट्टा तस्करी नेटवर्क लोकेशन के आधार पर शिमला के विभिन्न स्थानों पर चिट्टा भेजने का, चिट्टा की आपूर्ति करने का कार्य करता था। प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी अपने किराए के फ्लैट में भारी मात्रा में चिट्टा संग्रहित करके रखता था तथा डिमांड के अनुसार मोहाली व शिमला के अन्य स्थानों पर वो चिट्टा पहुंचाकर उसकी लोकेशन ग्राहकों के साथ शेयर किया करता था। मामले में पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए आगामी जांच जारी है।
दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर उनका पुलिस रिमांड हासिल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून को काला दिवस एवं संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शिमला के रोटरी क्लब के सामने भाजपा हिमाचल प्रदेश द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने भाग लिया और मीडिया को संबोधित करते हुए 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। राजू बिंदल ने कहा कि 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि उस दौर में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए और लोकतंत्र की मूल भावना को कुचलने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक परिवार द्वारा हर वर्ष 25 जून को काला दिवस मनाने का उद्देश्य केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को उस दौर की सच्चाई से अवगत करवाना रहता है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को यह जानना चाहिए कि लोकतंत्र कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद मजबूत हुआ है और किस प्रकार आपातकाल के दौरान संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया गया था। आज 25 जून है। आज से 51 वर्ष पहले 25 जून 1975 को देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। संविधान को, उसकी मूल भावना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। आज पूरा देश और दुनिया भारत के संविधान की हत्या का दिवस इस रूप में इसको मना रहे। हमें याद करना है, तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ फैसला दिया, उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना था, परंतु न्यायालय की अवमानना करते हुए भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मध्य रात्रि में भारत में आपातकाल लगा दिया और ये आपातकाल मीडिया के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, सेंसरशिप, जनमानस की जो आजादी है, बोलने की आजादी है, उसके ऊपर प्रतिबंध, 1 लाख लोगों को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया गया। अपनी सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस की लोलुपता, नेहरू गांधी परिवार की सत्ता लोलुपता ने देश को, जिसने 1000 साल तक त्याग, तपस्या, बलिदान के आधार पर आजादी ली थी, उस आजादी को पूरी तरह से समाप्त करके तानाशाही लागू की। 19 महीने तक देश की सांसों को बंद कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता था, जो कुछ बोलता था वो जेल के पीछे डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी, सरीखे हजारों लोग जेल की काल कोठरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तात्कालिक सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस और लगभग 1 लाख संघ के कार्यकर्ता, उन्होंने जेलें काटी, बड़े बड़े सत्याग्रह किए। हर प्रकार से एक दूसरी आजादी की लड़ाई भारत ने 1975 से 1977 के बीच में लड़ी। आज वो कांग्रेस
और वो कांग्रेस के नेता जो संविधान की किताब उठा करके समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज समाज को याद कराने की आवश्यकता है कि 1947 की आज़ादी के बाद अगर संविधान को उसकी मूल भावना को तोड़ने का काम किया तो 1975 में कांग्रेस के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया। प्रियम्बल को बदल दिया गया, मुख्य धाराओं में परिवर्तन किया, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर कुठाराघात किया, व्यक्ति की प्रॉपर्टीज इत्यादि के ऊपर कुठाराघात किया और केवल सत्ता बचाने के लिए लोगों को नरकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया। एनसीसी वीक के अवसर पर शिमला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी के कैडरों को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस के सहयोग के लिए तैनात किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जहां ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूती प्रदान करना है, वहीं युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी विकसित करना है। इसी क्रम में एनसीसी कैडर अदिति को शहर के व्यस्तम क्षेत्रों में से एक ढली टनल में ट्रैफिक नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ढली टनल क्षेत्र में तैनात अदिति पूरी लगन और उत्साह के साथ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का सहयोग कर रही है। वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करना, लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने में उनकी भूमिका अहम रहती है। एनसीसी वीक के तहत चलाए जा रहे इस विशेष अभियान को आम जनता का भी सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। अपने अनुभव साझा करते हुए अदिति ने कहा कि ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़ना उनके लिए एक नया बेहद सकारात्मक अनुभव है। अदिति ने कहा कि जब हम सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं तो हमें लोगों से सीधे बातचीत करनी पड़ती है। कई बार उन्हें नियमों की जानकारी देनी होती है और कई बार उनकी समस्याएं भी सुननी पड़ती है। इससे व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है और लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आम लोग अक्सर केवल ट्रैफिक जाम या सड़क पर दिखाई देने वाली व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे पुलिस कर्मियों की अथक मेहनत और समर्पण छिपा होता है। पूरे दिन बदलते मौसम और व्यस्त यातायात के बीच सड़क पर खड़े रहकर व्यवस्था बनाए रखना आसान कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्य करने के बाद उन्हें जिम्मेदारी की गंभीरता और चुनौतियों का वास्तविक एहसास हुआ है। अदिति ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का कार्य जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही रोचक और सीख देने वाला भी। इस अनुभव ने उन्हें धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के महत्व को और अधिक करीब से समझने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां युवाओं को समाज के प्रति अपने दायित्व को समझने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। एनसीसी अधिकारियों के अनुसार एनसीसी वीक के दौरान कैडरों को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है ताकि उनमें नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, निर्णय लेने की क्षमता और सार्वजनिक सेवा की भावना विकसित हो सके। ट्रैफिक प्रबंधन में भागीदारी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे कैडरों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझने का अवसर मिलता है। शहरवासियों ने भी ट्रैफिक व्यवस्था में एनसीसी कैडरों की भागीदारी की सराहना की है। लोगों का कहना है कि युवा कैडरों की मौजूदगी से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और समाज में सकारात्मक संदेश जा रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने भी कैडरों के उत्साह और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनका सहयोग ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले इलेक्शन टाइम पे भी यहाँ पे ट्रैफिक शिमला में बहुत बढ़ गया था और आजकल टूरिस्ट जैसे आते हैं तो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। तो हमें इनकी हेल्प के लिए भेजा है, पुलिस वालों की हेल्प के लिए हमारे आगे आर्मी वालों ने भेजा है कि आप जाओ इनकी मदद करो। तो इसीलिए बाकी इलेक्शन टाइम पे मैंने पहले एक हफ्ते तक ये ड्यूटी दी थी ट्रैफिक की और अब दोबारा से 2-3 दिन हो गए हैं मुझे ये ड्यूटी देते हुए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें हेल्प भी कर रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है कि आखिर कैसे ये रोड मैनेज करता है और जितना हमें आसान लगता है उतना आसान ही है नहीं। एक्चुअली में ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों का जो काम है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा दिन भर खड़े रहना, हमने ये खुद एक्सपीरियंस जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इन 2-3 दिनों में बोल सकती हूँ, हमारी 3 घंटे के लिए सिर्फ ड्यूटी लगती है पर खड़े रहना यहाँ पे 3 घंटे तक, तो ये बहुत मुश्किल ड्यूटी है। तो इन लोगों का सैल्यूट है। हाँ, यहाँ
यहाँ पे ट्रैफिक कई बार बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे सुबह नो एंट्री वगैरह के टाइम पे यहाँ पे सुबह नो एंट्री लगती है, 9:15 को खुलती है, तो उससे पहले यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है, तो ट्रैफिक कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। फिर ऊपर से टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें पता नहीं है, यहाँ पे लिखा है, वैसे यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि ट्रक ट्रैवलर पिकअप इस टनल से अंदर अलाउड नहीं है, बट लोग कई बार लापरवाही करते हैं। और मेरे सामने यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट भी हो गए हैं, तो लोगों की लापरवाही भी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, जितनी ज़्यादा वो यहाँ पे बरतनी चाहिए, जितनी वो बरत सकते हैं, क्योंकि ये है कि उनकी जान माल का ही नुकसान होगा अगर वो रश करेंगे रोड पे। तो वही है, सेफली चलना चाहिए, सेफ्टी मैटर्स फर्स्ट। स्पीड लिमिट के बारे में सर वही है कि ओवर स्पीड तो नहीं करना है। साथ में ये है ना, कई बार लोगों को ऐसा होता है कि हमें जल्दी जाना है, हमें जल्दी पहुंचना है, और पेशेंस उनमें है नहीं। तो मैंने तो कई केसेस यहाँ पे देख लिए कि आप लोगों को 2 मिनट के लिए रोकते हैं कि आप उनको पहले दूसरी लाइन को निकलने दो, तो लोग अपना पेशेंस उतने में खो देते हैं। और वो इसीलिए ये ड्यूटी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो पुलिस वालों पे उल्टा चिल्लाना शुरू कर देते हैं अपनी लापरवाही की वजह से। तो लोगों में पेशेंस की भी कमी है, ओवर स्पीडिंग भी हो रही है, तो ये गलत है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया, क्योंकि लोगों की हेल्प करके अच्छा लग रहा है। नए लोगों से बात करना, इससे कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, क्योंकि लोग आते हैं वो पूछते हैं कि मैम यहाँ के लिए रास्ता कहाँ से है, या कुफरी के लिए टूरिस्ट आते हैं, तो लोगों से बात करके नए लोगों से बात हो रही है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंस है, तो इन्जॉय कर रही हूँ। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल मां शलूनी मेला 2026 का आयोजन इस वर्ष भी पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ 26, 27 और 28 जून को किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ऐसे क्रम में उपायुक्त DC सोलन ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संबंधित सुरक्षा, यातायात, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी उनके द्वारा साझा की गई। उपायुक्त ने बताया कि मां शलूनी मेला सोलन की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है तथा हर वर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इसमें भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध करवाना रहता है। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल से लेकर मां शलूनी की भव्य शोभा यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। DC ने कहा कि मां शलूनी की शोभा यात्रा मेले का मुख्य आकर्षण होती है और इस दौरान शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। इसे देखते हुए भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग, होमगार्ड और स्वयं सेवकों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। शोभा यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं की भी उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत बोर्ड और जल शक्ति विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को अपने अपने दायित्व समय पर पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मेले के दौरान सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि शहर में स्वच्छता बनी रहे। प्रशासन की ओर से अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि मां शलूनी मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सोलन की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। प्रशासन का प्रयास है कि यह आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके तथा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सोलन का है, उन्होंने भी अपना जो सफाई व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था है, वो सारी तैयारियां हमने अपने मुकम्मल कर ली है और साथ साथ में जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, भीड़ को नियंत्रित करना है, ट्रैफिक रेगुलेट करना है, वो तैयारियां SP साहब ने और हम लोगों ने मिलकर कर ली। इसके साथ साथ जो हमारा कलाकार है वो भी हम लोगों ने अब फाइनल कर लिए है। हम आपके साथ ये जो आज हमारा इन्विटेशन कार्ड है वो भी आज लॉन्च कर रहे हैं और सबको कॉपी दे दो। ये हमारा इस बार का इन्विटेशन कार्ड है। इसमें पहले दिन की जो सांस्कृतिक संध्या होगी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इनवाइट किया है और माननीय विधायक दून श्री राम कुमार चौधरी और माननीय विधायक हरकी श्री संजय अवस्थी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। जो मेन कलाकार उस दिन हमने बुलाए हैं
वो होंगे 26 तारीख को 26 को नीतीश राजपूत है, कुमार साहिल है और पवनदीप राजन है। पवनदीप राजन काफ़ी मशहूर कलाकार है जो इंडियन आइडल वगैरह में काफ़ी मशहूर हुए थे। उनको हमने इनवाइट किया है कि जो यहाँ पर लोगों का मनोरंजन उस दिन करें। जो 27 तारीख की हमारी सांस्कृतिक संध्या है उसके लिए उस दिन के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी होंगे जो यहाँ के स्थानीय विधायक भी है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री है हिमाचल प्रदेश में, और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री हरदीप सिंह बाबा जी को जो नालागढ़ के सम्मानीय विधायक है उनको हमने बुलाया है। उस दिन की जो गतिविधियां हैं हमारी वो खेल प्रतियोगिता 11 बजे हम शुरू करेंगे। थोड़ा नृत्य होगा जो थोड़ा दल सिरमौर, सोलन और शिमला जिले से आएंगे तो 12 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया है। कुश्तियों का जो शुभारंभ 3 बजे होगा और जो कार्यक्रम है कल्चर प्रोग्राम वो 4 बजे हम शुरू करेंगे रात के 10 बजे तक। दूसरी जो हमारी सांस्कृतिक संध्या होगी उसमें उस दिन हमारा जो हिमाचली नाइट होगी जिसमें हिमाचल के मशहूर लोक गायक भाग लेंगे और जो उसमें मुख्य है वह है राजेश त्यागी जी, एक किन्नौर के कलाकार है श्री बीरबल किन्नौरा जी, एक अजू तोमर है और एक अंकुश भारद्वाज है। ये भी इंडियन आइडल में शायद रनर्स अप रहे थे, बहुत मशहूर कलाकार है। इस बार हमने इनको बुलाया है। तो शिवनी मेला के दौरान हम काफी ज्यादा क्राउड एक्सपेक्ट करते हैं और हर बार पूरा रोड शो होने का काफी संभावना रहती है। इसलिए हमने पूरा शहर को 5 सेक्टर्स में डिवाइड करके यहाँ पे हर सेक्टर को एक जीओ हेड करेंगे और लगभग 600 होमगार्ड्स प्लस पुलिस पर्सनल इसमें डिप्लॉय होंगे। और जो भी हमारे शहर का जो कैमरास है जहाँ जहाँ रिपेयर का जरूरत है वो भी हम देख रहे हैं और वी आर रेडी विद ऑल आवर फोर्स। हम कंटिन्यू सर्वे करेंगे, जहाँ जहाँ चौक पॉइंट्स है उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ इवेंट्स होंगे, जहाँ स्पोर्ट्स का इवेंट्स होंगे और जो कल्चरल एक्टिविटीज जहाँ पे होंगे वहाँ पे हमारा फोर्स तैनात रहेगी। हमारे सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही है कि कोई भीड़ कहीं पे भी ज्यादा ना हो और थोड़ा सा जहाँ पे भी भीड़ हो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल रहे और उसके साथ साथ जो हमारे रोड से वो चलते रहे। ऐसा नहीं कि रोड चौक हो जाए कोई भी साइड में दुकानों की वजह से या उसके साथ साथ पॉकेटिंग और स्नैचिंग का कंप्लेंट्स भी काफी आते थे। तो इसके लिए हमारे जो सिविल में टीम से हमारे सहयोग का टीम है और जो रोड्स पे आने वाले रोड ब्लॉक ना हो इसलिए हमारे एक स्पेशल टीम इसके लिए है ताकि जब भी अगर उनके पास कोई कंप्लेंट आती है कंट्रोल रूम के द्वारा कि वहाँ पे रोड ब्लॉक है वो जाके तुरंत क्लियर करें।